हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द दीज 3 स्टेजेस। लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को स्टडी किया था और हमने इसको समझा था विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड आल्सो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, जब हम इसको कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम टेबल को स्टडी कर रहे थे तो क्योंकि दिस इज़ टाइप ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में एक वेरिएबल फैक्टर होता है, तो उस वेरिएबल फैक्टर के रेफरेंस में हम आउटपुट को फाइंड करते हैं और साथ में हर एक कंसेक्यूटिव यूनिट के इंक्रीज होने से टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उनको हमने 3 स्टेज में डिवाइड किया था विद द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, मतलब एमपी का जो बिहेवियर था उसके अकॉर्डिंग। तो पहले जो एमपी बिहेव करता है स्टार्टिंग स्टेज में, स्टेज 1 में, दैट इज़ उसमें इंक्रीज़ होता है। तो आप अगर देखेंगे तो वैल्यूज़ 2 है, 3 है, 4 है, तो ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो शो कर रही है कि एमपी की जो वैल्यू है वो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होती जा रही है हर एक कॉन्जिक्यूटिव यूनिट को इंक्रीज़ करने से, लेबर की हर एक कॉन्जिक्यूटिव यूनिट को इंक्रीज़ करने से। जो थर्ड स्टेज है वो शो करती है कि एमपी बिकम्स निगेटिव, एमपी निगेटिव हो जाता है। अब ये जो 3 स्टेजेस हैं ये ही एक तरह से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। और प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था कि भाई जो 2 फैक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं इसमें लैंड एक फिक्स है और लेबर क्या है, लेबर एक वेरिएबल फैक्टर है, तो उनके जो बीच का रेशो होता है, दोनों का जो रेशो होता है वो वेरिएबल प्रोपोर्शनेट होता है, वो हर एक लेवल पर चेंज होता जाता है। चलिए फिगर को भी दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो 3 स्टेज हैं, इन 3 स्टेज के अकॉर्डिंग ही हम फिगर को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। नाउ ये जो तीनों स्टेजेस हैं इसको फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 भी कहा जाता है। तो अगर इसमें आप जो फेज़ 1 वाला, अगर हम फेज़ 1 को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है ना। और अगर साथ में हम मार्जिनल प्रोडक्ट देखें तो वो भी इंक्रीज़ हो रहा है अप टू सी पॉइंट, और टोटल प्रोडक्ट अप टू बी पॉइंट। तो जो जहाँ से मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है उस पॉइंट को अगर हम टोटल प्रोडक्ट वाले ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट बी इज़ द पॉइंट वेयर द curvature means curve of TP curve changes from इट्स अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या शो कर रहा है, पॉइंट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और द पॉइंट वेयर द कर्वेचर ऑफ टीपी कर्व चेंजेस फ्रॉम कॉन्वेक्स टू कॉनकेव। जो ये कर्वेचर वाली लाइन है जहाँ पर वो कॉन्वेक्स से, ये जो कॉन्वेक्स की शेप है जब ये कॉनकेव हो जाती है वो पॉइंट को शो करता है और उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एंड टीपी राइजेस at increasing rate till point B and after the point TP begins to rise at falling rate। उसके बाद जो TP होता है वो राइज तो करता है लेकिन फॉलिंग रेट से, मतलब वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है। टोटल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो हर एक कॉन्जिक्यूटिव यूनिट इंक्रीज करने के साथ जितनी इनिशियली स्टेज पे इंक्रीज हो रही थी वो स्टेज 2 पर उतनी इंक्रीज नहीं होती है। और थर्ड स्टेज पे तो जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज नहीं होता है मतलब, और इसी वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाती है। अब चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो पहले फर्स्ट स्टेज को डिस्कस करेंगे जिसको फेज़ 1 भी कहते हैं।
इस फेज 1 को कहा जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। इस फेज को कहा जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। नाउ ये क्या शो करता है कि व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट एमपी राइजेज। जब टीपी इंक्रीज होता है स्टार्टिंग वाली स्टेज में और इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है तो एमपी क्या होता है, वो राइज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब टीपी की जो इंक्रीजेज है वो बहुत हाई है, मीन्स जैसे पहले फर्स्ट यूनिट का जो टोटल प्रोडक्ट है वो 2 है, उसके बाद सेकंड यूनिट का जो टोटल प्रोडक्ट है वो 4 होना चाहिए था, क्योंकि पहले यूनिट या फर्स्ट लेबर का जो प्रोडक्शन है। तो स्टेज 1 कहती है कि व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट एमपी राइजेज, मीन्स जो टीपी का इंक्रीजिंग रेट है वो बहुत हाई है इनिशियल स्टेज में, क्योंकि आप देखेंगे जो वेरिएबल फैक्टर है हमारा, जब हम फर्स्ट यूनिट को यूज़ करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट 2 है, और जब हम सेकंड यूनिट इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब जब यूनिट 2 हो जाती है तो टोटल प्रोडक्ट दोनों का मिलके 5 हो जाता है, मतलब वो अपने इस कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। ऐसे ही 3 यूनिट के बाद 9 हो जाता है। तो ये क्या है, दिस इज़ इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, मतलब इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन उसका रेट भी जो है वो भी इंक्रीजिंग है, ज़्यादा हाई है। तो इस कंडीशन में एमपी राइज होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट राइज हो जाता है। सो द फर्स्ट फेज इज़ अप टू पॉइंट बी। फर्स्ट फेज हम ग्राफिकल ग्राफ में पॉइंट बी तक रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला पॉइंट बी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जिसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टिल टीपी कर्व इज़ कॉन्वेक्स, जहाँ तक टीपी कर्व जो है या टोटल प्रोडक्ट कर्व जो है कॉन्वेक्स होता है। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है जहाँ तक टोटल प्रोडक्ट कर्व कॉन्वेक्स होता है। अब इसके पीछे कॉजेज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला कॉजेज़ है, क्या कॉजेज़ होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर का, कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर। तो यहाँ अब जैसे जैसे हम लेबर को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो जो कॉम्बिनेशन है बिटवीन वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर, उसका बेटर यूटिलाइजेशन या बेटर यूटिलाइज्ड होता है, जिसकी वजह से एमपी राइज हो जाती है। नेक्स्ट है इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। और हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि जब हम लेबर इंक्रीज कर रहे हैं तो वहाँ पर एफिशिएंट यूज़ हो रहा है वेरिएबल फैक्टर का। ये यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर आएगा, दिस इज़ नॉट अ फिक्स्ड फैक्टर, दिस इज़ वेरिएबल। तो नंबर थर्ड इज़ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स। अब जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है या मार्जिन प्रोडक्ट इंक्रीज होता जा रहा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो दोनों फैक्टर्स हैं वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होता है, और यही रीज़न होता है कि टीपी इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट, और वो बेनिफिशियल भी होता है डिवीजन ऑफ लेबर। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टेज, स्टेज नंबर 2, जिसको कहते हैं फेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। जैसा हम कहते हैं डिमिनिशिंग, तो वो डिक्रीज हो रहा है। सो द सेकेंड फेज स्टार्ट आफ्टर पॉइंट बी। तो पॉइंट बी जो हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को स्टडी किया था, जहाँ पर जो कर्वेचर है वो कॉन्वेक्स होता, कॉन्वेक्स, जहाँ तक वो कॉन्वेक्स होता है। सो आफ्टर पॉइंट बी एंड पॉइंट्स एंड एट पॉइंट डी, पॉइंट डी पर ये एंड हो जाता है। जब हम ग्राफ में देखते हैं तो ये पॉइंट बी से पॉइंट डी तक, ये पॉइंट बी से पॉइंट डी तक का पार्ट, ये सेकंड स्टेज आ जाएगी आपकी। और इस स्टेज पर जो टोटल प्रोडक्ट कर्व है वो कॉनकेव होता है, उसकी शेप जो होती है वो कॉनकेव होती है। यहाँ पर क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर में टीपी इंक्रीज तो करेगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर, और इसी वजह से एमपी क्या हो जाएगा, फॉल्स पॉजिटिवली, मतलब पॉजिटिव रहेगा लेकिन डिक्रीज होता चला जाएगा, पॉजिटिव तो रहेगा लेकिन डिक्रीज होता चला जाएगा। और यहाँ पर अगर आप एमपी की शेप में भी देखें तो स्टेज 2 पर, इन स्टेज 2
ये पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट में है, नीचे वाला पार्ट माइनस को शो करता है ना। तो ये पॉजिटिव है लेकिन कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है और कांस्टेंट होता है, उस पॉइंट पर एमपी जीरो हो जाता है। तो वो पॉइंट जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, टोटल प्रोडक्ट अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम टोटल प्रोडक्ट को अगर हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वो पॉइंट है, पॉइंट डी, जहाँ पर ये मैक्सिमम है ना। वाई एक्सिस पर अगर हम देखेंगे तो ये मैक्सिमम है। और इसी पॉइंट को अगर हम देखें मार्जिनल प्रोडक्ट वाले कर्व में, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर एम पी की वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि ये बिल्कुल एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है। तो जो वैल्यू है मार्जिनल प्रोडक्ट की वो ज़ीरो हो जाती है। अब कॉजेज़ देख लेते हैं। कॉजेज़ इसमें आ जाएंगे, कॉजेज़ आपके आ जाएंगे ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर का ओवर यूटिलाइजेशन होता है क्योंकि जब हम कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो फिक्स्ड फैक्टर की एक लिमिट होती है। जैसे किसी मशीन पर 4 से 5 लेबर वर्क कर सकते हैं, तो अगर हम उस पर ज़्यादा लेबर इंप्लीमेंट कर देंगे तो वो ऑलरेडी जो वर्क कर रहे हैं लेबर, उनको भी डिस्टर्ब करेंगे, साथ में प्रोडक्टिविटी को कुछ इंक्रीज़ नहीं करेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है फिक्स फैक्टर का, और उसके बाद अगर मोर यूनिट्स ऐड की जाए तो वो ओवर यूटिलाइज हो जाती है, और उसकी जो आउटपुट है वो फिर धीरे धीरे डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर। मतलब जो वेरिएबल फैक्टर है, मतलब लेबर, वो सब्स्टिट्यूशन नहीं है मशीन का, या फिर जो फिक्स फैक्टर है लैंड का। अगर हम एग्रीकल्चर का एग्जांपल लेते हैं, हम ये सोचिए कि भाई हमारी जो फिक्स्ड फैक्टर है उसकी जगह हम जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको इंक्रीज़ करते जाएंगे और प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो ये इसका सेकंड कंडीशन या इस कॉजेज हो सकता है कि लेबर इंक्रीज होने से प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता नहीं रहेगा। नंबर 2, पुअर कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर पुअर कोऑर्डिनेशन हो सकता है विद वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर के बीच में, क्योंकि उनका जो रेशो है वो प्रॉपर नहीं है। जो रेशो, जिस रेशो पर वर्क करना चाहिए था उस मशीन या लैंड के ऊपर लेबर को, वो उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जिससे कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है और एमपी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो फॉल होना, गिरना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड कंडीशन, थर्ड स्टेज या थर्ड फेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहलाता है? नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। जो टोटल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है, और ये अगर हम टेबल में रिप्रेजेंट करें तो 7th से 9th यूनिट में शो हो रहा है टेबल में। और अगर मैं इसको ग्राफ में ग्राफ में इसको आइडेंटिफाई करें, अगर इसको हम टेबल में आइडेंटिफाई करें तो ये 7 to 9th यूनिट पर दिखाई देता है। तो ये 7th से 9th यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इसको ग्राफ में आइडेंटिफाई करें तो जो ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट के बाद वाली जो स्टेज है, और मार्जिनल प्रोडक्ट में ई पॉइंट के बाद वाली स्टेज, क्योंकि इसके बाद ही जो एमपी है वो निगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ आ जाएगा, जहाँ पर एमपी की वैल्यू निगेटिव रिकॉर्ड होगी। क्योंकि जो को अगर हम देखें तो ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ को शो करता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट आफ्टर ई क्या वैल्यू शो करेगा? निगेटिव। जब डिक्रीज होगा तो एमपी क्या हो जाएगा? बिकम निगेटिव। रीज़न क्या है? फिक्सिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, कि फिक्स फैक्टर जो होते हैं उनकी एक फिक्सिटी होती है, उसके ऊपर जो वेरिएबल फैक्टर यूज़ कर सकते हैं उसकी एक लिमिट होती है। नंबर सेकंड इज़ ओवर क्राउडिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ये भी एक रीज़न है कि वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं जब हम कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो वो एक तरह से क्राउडिंग कर देगा, और जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होने की वजह से उसकी इफ़िशेंसी रिड्यूस हो जाएगी ड्यू टू द वेरिएबल फैक्टर। नंबर थर्ड, डिफेक्टिव फैक्टर रेशो। और फिक्सिटी या फिक्स फैक्टर और ओवर क्राउडिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर की वजह से ही हम ये कह सकते हैं कि वो लेस एंड लेस सुटेबल हो जाएगा फॉर प्रोडक्शन,
और एमपी नेगेटिव हो जाएगी और इसको ही कहा जाएगा डिफेक्टिव फैक्टर रेशो। सो आफ्टर स्टडिंग द 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि देर इज़ ए सम रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। एमपी और टीपी के बीच में, मतलब टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में कुछ रिलेशनशिप होती है। अब उस रिलेशन को हम किस किस पॉइंट में डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो नंबर 1 पॉइंट आएगा, पहले स्टेज को शो करेगा, व्हेन एमपी राइजेज टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। तो एमपी के रेफरेंस में हम टीपी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर है कि पहला पॉइंट बनेगा व्हेन एमपी राइजेज टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ये स्टेज 1 को शो करता है। दूसरा पॉइंट बनेगा व्हेन एमपी फॉल्स पॉजिटिवली टीपी इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। तो इस कंडीशन में टीपी इंक्रीज तो करता है, लेकिन कैसे इंक्रीज करता है? डिमिनिशिंग रेट। नंबर 3 पॉइंट है कि व्हेन एमपी इज ज़ीरो, जिस पॉइंट पर एमपी ज़ीरो हो जाता है वहाँ पर टीपी मैक्सिमम होता है और कांस्टेंट होता है। ये 3 पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी में। और 4th पॉइंट कहता है कि व्हेन एमपी इज़ नेगेटिव, जहाँ पर एमपी नेगेटिव होता है टीपी फॉल्स, टीपी वहाँ से फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। और इनके रिलेशन को ऐसे भी शो कर सकते हैं कि टीपी जे समेशन ऑफ एमपी, ये तो हम पहले ही जब हमने टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को स्टडी किया था तो हम इस फॉर्मूले को स्टडी कर चुके थे, एमपी के डेरिवेशन को स्टडी कर चुके थे। और एमपी कर्व इज स्लोप टीपी कर्व। सो एमपी कर्व जो होता है स्लोप होता है टोटल प्रोडक्ट कर्व का। तो ये रिलेशन है बिटवीन टीपी एंड एमपी। तो इसमें जो स्टार्टिंग की 4 रिलेशंस हैं ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। So that's all for today students. Thank you. Have a nice day.